हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू M2M क्लासेज। दोस्तों, आर समीक्षा अधिकारी का आज देखते हैं प्रतिशत नंबर 18 और जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं मैंने आपके लिए। 17 इससे पहले हो चुके हैं और सभी प्लेलिस्ट में वहाँ पर जा कर के देख सकते हो अगर नहीं देखें तो। और सभी क्वेश्चनों को मेरे साथ अच्छे से कोशिश करने की। गलत हो तो भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो गलत हो जाएगा वो आगे कभी गलत नहीं होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सभी क्वेश्चनों को मेरे साथ डिटेल से समझो। देखो, इसमें पहला है कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध के द्वारा, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनके द्वारा पहला उपदेश किस जगह पर दिया गया था। तो देखो, इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। अब सभी को पता होगा 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था। जब इन्होंने घर छोड़ा था यानी गृह त्याग किया था, तो उस घटना को कहा गया था महावीर निष्क्रमण। 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया था, मात्र 29 वर्ष की आयु में। और ये सबसे पहले पहुंचे थे कहाँ पर? राजगृह पहुंचे थे। राजगृह में जाकर के एक अलार कलाम नामक के व्यक्ति था, उससे इन्होंने कुछ शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद ये वैशाली पहुंचे थे, सभी को पता होगा इन सभी के बारे में। और देखो, इन्होंने जब महाज्ञान की प्राप्ति की थी, 6 वर्ष तपस्या की थी, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। निरंजना नदी के किनारे की थी, पीपल वृक्ष के नीचे, 35 वर्ष की आयु में। तो उस घटना को कहा गया था निर्वाण। ठीक है। और इसी के बाद फिर ये बुद्ध या तथागत कहलाए थे। और सुजाता के हाथों से इन्होंने खीर खा करके अपना अनशन तोड़ा था। और इसी वजह से याद रखना, जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है वैशाख महीने की, उस टाइम खीर बांटी जाती है प्रसाद के रूप में। ठीक है। और फिर इन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इनके साथ 5 ब्राह्मण थे जिन्होंने तपस्या की थी स्टार्ट, लेकिन वो इनके साथ 1 वर्ष ही रहे थे और वो फिर छोड़ करके चले गए थे। तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को इन्होंने पहला उपदेश दिया था, याद रखना, सारनाथ में। ठीक है। और जब इन्होंने ये उपदेश दिया तो उस घटना को कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। और इन्होंने देखो 4 आर्य सत्य भी बताए थे, जो थे दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य इन्हीं के द्वारा बताए गए थे। और देखो, गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म के 3 रत्न भी दिए गए थे, सभी को पता होगा, बुद्ध, धम्म और संघ। ये भी पूछे जा सकते हैं। और देखो, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने पाली भाषा में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। ये भी अच्छा है। और देखो, जब इनका वो हुआ था, क्या बोलते हैं, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, तो उस घटना को कहा गया था महापरिनिर्वाण। जब इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, उस घटना को हिरण्यावती नदी के किनारे त्यागे थे इन्होंने प्राण। तो देखो, बताने को तो महात्मा बुद्ध के बारे में काफ़ी है, लेकिन इतना ही काफ़ी है, इतना ही समझ लो कि पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राचीन काल के महाविधि निर्माता कौन थे? प्राचीन काल के महाविधि निर्माता। तो देखो, प्राचीन काल का विधि निर्माता कहा जाता है मनु को। इसमें गनु लिखा हुआ है तो सही कर लेना। अब मनु को विधि निर्माता कहा जाता है प्राचीन काल का। ठीक है। देखो, इसका उल्लेख मिलेगा आपको मनु के द्वारा ही। सामाजिक चिंतन से संबंधित एक मनु स्मृति धर्म ग्रंथ है। मनु स्मृति नाम से एक धर्म ग्रंथ है, और जिसको लिखा था मनु ने ही खुद लिखा था, तो उसी में मिलेगा इनके बारे में उल्लेख। तो याद रखना, महान विधि निर्माता प्राचीन काल के कहे जाते हैं मनु। नेक्स्ट देखो, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? गर्त आवास के साक्ष्य देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहूँगा, आप सभी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि शायद ही कोई एग्जाम जाता हो जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर हड़प्पा था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, रावी नदी के किनारे। और दूसरा शहर था मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के किनारे, 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। हड़प्पा पहला शहर था, इसी वजह से इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो देखो, इसमें गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुर्जहोम, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी ये गर्त या फिर ऐसे कह सकते हो गड्ढा समझ लो। जैसे गर्त, अगर विश्व की सबसे बड़ी गर्त के बारे में पूछा जाए तो कहाँ पर है? मैरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में पड़ती है। तकरीबन उसकी 11 किलोमीटर के 11,300 कुछ मीटर के करीब गहराई है उसकी। ठीक है। और ये बुर्जहोम, इसके अलावा एक गुफकराल भी है, ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो यहीं से गर्तवास यानी गड्ढों के साक्ष्य मिले हैं, याद रखना। इसके अलावा मृतभांड एवं प्रस्तर और हड्डियों के औजार भी मिले हैं यहीं से। देखो, बुर्जहोम से ही मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। बुर्जहोम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जम्मू कश्मीर का स्थल है, और यहीं से कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य भी मिले। और देखो,
चनूदड़ों के बारे में भी बता दूं मैं आपको कि चनूदड़ों के बारे में भी याद करना चाहिए। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिला चनूदड़ों, और एकमात्र स्थल है ये जो ग्रामीण है। चनूदड़ों जो स्थल है एकमात्र है सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों में से जो ग्रामीण है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नगर नहीं मिला है इसी वजह से। और कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी चनूदड़ों से मिले हैं। लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य भी चनूदड़ों से। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य भी चनूदड़ों से। देखो लोथल इसका बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहीं से वाणिज्यिक वो क्या बोलते हैं, यहीं से फारस की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। इसी को वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता था। और चावल के दाने के साक्ष्य भी लोथल से मिले। मम्मी के साक्ष्य भी मिले। और क्या बताऊं, एक और स्थल है याद रख लेना, कालीबंगा। कालीबंगा भी फेमस है, राजस्थान का, हनुमानगढ़ जिले का। काली मिट्टी के साक्ष्य भी मिले। काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियों के साक्ष्य और हल्के साक्ष्य भी कालीबंगा से। अग्नि और हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, ये पूछा जाता है, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो कालीबंगा से। और देखो नगर नियोजन प्रणाली के बारे में भी याद रखना। जो इसमें ईंटें हुआ करती थीं वो 4:2:1 के अनुपात में हुआ करती थीं। 4:2:1, यानी 4 तो इसकी लंबाई होती थी सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों की, और चौड़ाई होती थी 2 और ऊंचाई होती थी 1, यानी समझ सकते हो ईंटों का जो अनुपात था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का 4:2:1 हुआ करता था। नेक्स्ट देखो, अब किस प्राचीन नगर के अवशेष कुग्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? कौन सा प्राचीन नगर है जिसके अवशेष कुग्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र जो नगर है जिसकी स्थापना की गई थी उदयन के द्वारा। देखो उदयन के द्वारा इसकी पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, लेकिन इसका नाम जब पाटलिपुत्र नहीं था, याद रखना किस नाम से की गई थी, कुसुमपुरा नाम से। और देखो हर्यक वंश का शासक था ये उदयन। हर्यक वंश की स्थापना की थी किसने? बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने? बिंबिसार ने। 1544 से लेकर के 412 तक शासन किया था हर्यक वंश के शासकों ने। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद उसके पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। फिर आगे अजातशत्रु का पुत्र हुआ था उदयन, उसके द्वारा फिर अजातशत्रु की हत्या कर दी गई थी। इसी वजह से हर्यक वंश को पितृ हंता वंश भी कहा जाता है। और इस वंश का आखिरी शासक हुआ था शिशुनाग। नहीं, शिशुनाग नहीं हुआ था, नाग दशक हुआ था। शिशुनाग ने तो उसकी हत्या की थी, उसका वो सेना प्रधानमंत्री था। फिर शिशुनाग ने आगे शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो देखो कुग्रहार स्थल से प्राप्त हुए हैं आपके ये पाटलिपुत्र, ये प्राचीन शहर है, पाटलिपुत्र से अवशेष प्राप्त हुए हैं कुग्रहार स्थल से, इसके पाटलिपुत्र के। नेक्स्ट देखो, अब असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो देखो इसका प्रवर्तन किया था किसने? शंकरदेव ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शंकरदेव के द्वारा असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया गया था। और शंकरदेव 1449 से 1569 तक जीवित रहे थे। ये 1449 में इनका जन्म हुआ था और 1569 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखो इन्हें शंकरदेव कह दो या शंकराचार्य कह दो, दोनों बात ही एक ही है। लेकिन और इनके बारे में बता दूं कि जैसे संप्रदायों के बारे में कि ये स्मृति संप्रदाय से संबंधित थे शंकराचार्य जो थे, या शंकरदेव जो थे किससे? स्मृति संप्रदाय से। और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय से। देखो याद करने के लिए लगा लो श्री राम, तो श्री संप्रदाय से कौन संबंधित? रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय से माधवाचार्य थे और सनक से निम्बार्क थे। इसके अलावा जो द्वैतवाद अद्वैतवाद जो दिए गए उसमें भी माधवाचार्य जो ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे, ये माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित थे। और शंकराचार्य जो थे अद्वैतवाद से थे। और रामानुजाचार्य वो विशिष्टाद्वैतवाद से थे। देखो रामानुजाचार्य से विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। तो कैसे याद करना? राम भगवान के गुरु कौन थे? विशिष्ट थे, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। रामानुजाचार्य का संबंध था विशिष्टाद्वैतवाद से। वल्लभाचार्य ये शुद्धाद्वैतवाद से थे। और निम्बार्क ये द्वैताद्वैतवाद से थे। तो ये भी याद करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? इब्न बतूता जो था भारत में किसके शासनकाल में आया था?
तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इब्न बतूता जो था ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। और देखो इसी के द्वारा रहला नामक एक पुस्तक लिखी गई थी इब्न बतूता के द्वारा। किसका क्या लिखी गई थी? रहला। और ये तकरीबन देखा जाए तो 14 वर्ष के करीब तक भारत में रहा था, 14 वर्ष के करीब तक। और दिल्ली में इसको काजी का पद भी दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था। और फिर आगे चल के इसी को 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बना करके चीन भेजा था इब्न बतूता को। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? कौन सा मुगल बादशाह था जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो देखो ये सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के खिलाफ देखा जाए तो जौनपुर का मुल्ला यदजी था। कौन था? मुल्ला यदजी। इसने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था क्योंकि अकबर की जो धार्मिक सहिष्णुता की नीतियां थीं उनसे ये नाराज हो गया था। उसी वजह से फिर आगे चल के इसने जौनपुर का मुल्ला यदजी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया था। अब देखो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से इसमें मिलान करना है। एक साइड में निर्माता है और एक साइड में स्मारक। देखो बाबर के द्वारा, चलो बाबर छोड़ो, इस स्मारक जो है वो देखो पहले। जामा मस्जिद जो संभल है, संभल में जामा मस्जिद, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो देखो संभल में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया था बाबर ने। और देखो दिल्ली की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। लाल किले का भी शाहजहां ने दिल्ली में। और देखो दिल्ली के जो मोती मस्जिद है लाल किले में, उसका औरंगजेब ने कराया था। और आगरा के लाल किले का अकबर ने कराया था। और देखो दीन पनाह धर्म, ये दीन पनाह नहीं, धर्म नहीं, दीन पनाह नामक एक शहर था। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये हुमायूं ने ही स्थापित किया था। और अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में जहांगीरी महल बनाया गया था अकबर के द्वारा। देखो फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना अकबर ने की थी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, सभी को पता होगा। और आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया था। और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को, नहीं ये कैसे, हाँ सही है, जहांगीर ने बनाया था अकबर के मकबरे को। कहाँ पर बनाया था? ये शाहदरा आगरा में बनाया था। जहांगीर ने अकबर के मकबरे को बनाया। तो इसका मिलान यही हो जाएगा, 1 2 3 4 क्रम से दिए हुए हैं ये। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी मूक नायक हैं क्या? बाल गंगाधर तिलक यंग इंडिया से संबंधित हैं? यानी ये जो पत्रिका दी हुई है क्या महात्मा गांधी से संबंधित है मूक नायक? देखो ये जो मूक नायक समाचार पत्र है तो ये तो भीमराव अंबेडकर से संबंधित है, ना कि महात्मा गांधी से। तो ये तो गलत हो जाएगा। देखो महात्मा गांधी ने भी न्यूज़पेपर निकाले थे, जैसे इंडियन ओपिनियन था जो अफ्रीका से निकाला था 1903 में। एक था ग्रीन पैम्पलेट, द ग्रीन पैम्पलेट था उसका नाम, वो 1896 में राजकोट से निकाला था। यंग इंडिया भी निकाला था महात्मा गांधी ने 1919 में, सभी को पता होगा। और हरिजन नामक समाचार पत्र भी फेमस है महात्मा गांधी का, 1932 में शुरू किया था इन्होंने। और 1932 में ही पूना में यरवदा जेल में पूना समझौता किया था इन्होंने, महात्मा गांधी ने भीमराव अम्बेडकर के साथ। ठीक है। और देखो बाल गंगाधर तिलक क्या यंग इंडिया से संबंधित थे? बाल गंगाधर तिलक, तो देखो ये तो गलत है, बाल गंगाधर तिलक इससे संबंधित नहीं थे। यंग इंडिया हो गई, इसके अलावा हरिजन हो गया, नवजीवन हो गया, तो ये तो महात्मा गांधी से संबंधित हैं। और देखो एनीवेस, चलो ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में बता दूं, बाल गंगाधर संबंधित थे केसरी और एक और मराठा, तो इससे संबंधित थे। ये पत्रिका थी मराठा और केसरी बाल गंगाधर तिलक की। एनी बेसेंट ये सही है इसमें जवाब। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इससे संबंधित थी। ये जो थी एनी बेसेंट न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से। भीमराव अंबेडकर ये केसरी से नहीं थे। भीमराव अंबेडकर तो मूक नायक से संबंधित थे। किससे? मूक नायक से। ठीक है। ये केसरी तो इसी की थी, मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक की। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट देखो अब
इसमें भी मिलान ही करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में समाचार पत्र और दूसरे साइड में दिया हुआ है जिन व्यक्तियों के द्वारा वो समाचार पत्र शुरू किए गए। बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा शुरू किया गया था? बॉम्बे क्रॉनिकल। तो देखो इसको शुरू किया था फिरोज शाह मेहता ने। किसने? फिरोज शाह मेहता ने। एक का हो जाएगा 3। फिरोज शाह मेहता ने। कॉमनवेल्थ बताया था मैंने अभी, एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। लीडर किसके द्वारा शुरू किया गया था? लीडर को शुरू किया था मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। और ये सर्चलाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा शुरू की गई थी। तो देखो इसका मिलान ए का हो जाएगा 3, बी का हो गया 1 और सी का हो गया 2। 3 1 2 4, 3 1 2 4 देखना है अब। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। किसने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था इन सभी में से? देखो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था? तो ये सबसे पहले जो इसकी सहायक संधि को स्वीकार किया था यह हैदराबाद के निजाम ने किया था, चिनकलेज खान या निजामुल मुल्क ने। ठीक है, तो ये तो सही है। अवध के शासक ने भी इसको स्वीकार किया था, जोधपुर के राजपूत ने भी किया था, लेकिन ये मैसूर के शासक जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने ये वेलेज अली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार नहीं किया था। वो हैदर अली जो थे टीपू सुल्तान के पिता, बाद में बने थे टीपू सुल्तान दो शासक। ठीक है, देखो सहायक संधि के बारे में बताऊं कि ये जो हैदराबाद के निजाम ने इसको स्वीकार किया था 1798 में किया था और 1800 में भी समझ सकते हो। और मैसूर ने नहीं किया था। मैसूर ने फिर आगे वेलेज अली के द्वारा इसका विलय कर लिया था जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें पराजित हो गया था टीपू सुल्तान और उसकी हत्या भी कर दी थी। तो 1799 में मैसूर का विलय हो गया था अंग्रेजी शासन में। ठीक है, और ये तंजौर का भी विलय हुआ था 1799 में। और ये आपके सामने अवध दिया हुआ है, अवध का हुआ था, अवध ने स्वीकार किया था 1801 में। देखो अवध के बारे में भी याद करना। और ये जोधपुर के राजपूत राजाओं ने भी इसको स्वीकार किया था। ठीक है, तो समझ सकते हो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है ये। नेक्स्ट देखो, अब निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? किसके द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की गई थी? किसके द्वारा? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय के द्वारा भारत के विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा हेतु प्रबल रूप से वकालत की गई थी। मदन मोहन मालवीय ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। याद रखना 1916 में इन्हीं के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखो यूपी का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी? इलाहाबाद या प्रयागराज विश्वविद्यालय। याद रखना। देखो मदन मोहन मालवीय के बारे में एक चीज़ और बताऊं कि जैसे 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसी वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को, सभी को पता होगा, जब ये घटना हुई थी चोरी चोरा की, तो इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे जिसमें पुलिस चौकी में आग लगा दी थी क्रांतिकारियों ने। ठीक है, तो उसी के बाद फिर 170 क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। 170 को, कितने को? 170 को। और इन 170 व्यक्तियों का जो दोषी ठहराए गए थे, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, इनकी तरफ से वकालत की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और इसमें देखो मदन मोहन मालवीय ने इतनी अच्छी वकालत की थी कि 151 को तो इसमें से बचा लिया था इन्होंने। 170 में से 151 को बचे, 19 को फांसी लगी थी इसमें। ठीक है, तो काफ़ी फेमस वकील थे ये मदन मोहन मालवीय। और इन्हीं के द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की गई थी। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? स्थायी बंदोबस्त का। देखो इसके बारे में बताऊं, स्थायी बंदोबस्त के बारे में, कि देखो अंग्रेजों के द्वारा भारत में 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं चालू की गई थी, सभी को पता होगा। सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त के बारे में ही जान लो, जिसको जमींदारी प्रथा भी कहा जाता, और तो और इसको जागीरदारी प्रथा या मालगुजारी प्रथा भी कहा जाता था। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा हुई थी इसकी स्टार्टिंग।
वो 1986 से लेकर के 1993 तक बना था वो। और कॉर्नवालिस को श्रेय दिया जाता है इस जमींदारी यानी स्थायी बंदोबस्त को लागू करने का। और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो उत्तर पश्चिमी प्रांत क्षेत्र है, और इसके अलावा बनारस खंड, कर्नाटक के क्षेत्र में भी ये लागू की गई थी। और देखा जाए तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के तकरीबन 11% भाग पर ये लागू की गई थी कॉर्नवालिस के द्वारा। और 1793 में ही कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड और राजस्व पुलिस की स्थापना की थी। देखो ये जो जमींदारी जो प्रथा हुआ करती थी, इसमें जो जमींदार जो होता था वो राजस्व इकट्ठा करता था और उसका वो केवल 11% भाग अपने पास रखता था राजस्व का, बाकी सब 89% के करीब वो कंपनी को देता था। ठीक है, तो इसी वजह से जमींदार जब इसमें राजस्व इकट्ठा करता था तो उसी वजह से इसी को नाम दिया गया था जमींदारी या जागीरदारी। ठीक है, तो समझ सकते हो। इसके अलावा दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था थी जिसका श्रेय दिया जाता है कैप्टन मुनरो और रीड को। ये भी स्टार्टिंग की गई थी मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल क्षेत्र में। इसमें जमीन धारक को ही भूस्वामी मान लिया गया था और उससे लगान की दर तय करके प्राप्त की जाती थी। ठीक है, 1792 में फिर इस व्यवस्था को आगे कैप्टन रीड ने पश्चिम बंगाल में लागू किया था और 1820-21 में मद्रास में मुनरो ने लगाया था। और ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर थी ये रैयतवाड़ी, एक तकरीबन भारत के 51% क्षेत्रफल पर थी। ठीक है, और तीसरी थी महलवाड़ी। महल में माँ पहला आ रहा है तो होल्ट मैकेंजी में भी माँ आ रहा है, तो इस हिसाब से याद कर लेना। 1819 में शुरुआत हुई थी महलवाड़ी के होल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसका क्षेत्र हुआ करता था आगरा, अवध, मध्य प्रांत, उस क्षेत्र में। और इसके तहत देखा जाए तो राजस्व का जो 80% हुआ करता था वो कंपनी के पास जाता था काफ़ी। और देखो इसमें महलवाड़ी में जो लगान की दर थी ना वो 30 साल के लिए निर्धारित की जाती थी, याद रखना। और इसमें गांव का मुखिया इसमें इकट्ठा करता था दर इसको कर को। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो देखो इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये जो बिहार में स्थायी बंदोबस्ती किसके द्वारा शुरू की गई थी, कॉर्नवालिस के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ था। देखो सिराजुद्दौला मात्र 23 वर्ष की आयु में ये बंगाल का नवाब बना था और 56 में ये नवाब बना था। 57 में उसका प्लासी का युद्ध लड़ा था, उसी में ये मारा गया। तो समझ सकते हो मात्र 24 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें ये पराजित हुआ था किसमें, प्लासी के युद्ध में। इसमें दिया हुआ है क्या, हाँ ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। देखो सिराजुद्दौला के टाइम में ही की गई थी वो कालकोटरी की जो घटना की गई थी, जिसमें 146 अंग्रेज बंद कर दिए थे इसने। 2 दिन बाद उसको खोला था तो उसमें 123 की मृत्यु हो चुकी थी, 23 जीवित बचे थे। उसमें से एक विलियम हॉलवेल भी बचा था जो आगे फिर गवर्नर जनरल बना था, कार्यवाहक। नहीं, गवर्नर जनरल नहीं, ये बंगाल का गवर्नर बना था विलियम हॉलवेल 1760 से 1760 के मध्य। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये सिराजुद्दौला के बारे में। प्लासी के युद्ध में ये पराजित हुआ था, बंगाल का नवाब था, ये याद रखना। नेक्स्ट देखो, अब भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था, किसको कहा जाता था पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत। देखो पुनर्जागरण आंदोलन का भारत में अग्रणी दूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, सभी को पता होगा। आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है इन्हें। इसके अलावा इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहे जाते हैं। इसके अलावा इन्हें सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहा जाता है। नवजागरण का ये तो बता ही दिया मैंने, इन काफ़ी फेमस थे तो इन्हें समझ सकते हो। और इनका जन्म बंगाल में हुआ था, पिता रमाकांत थे, सभी को पता होगा। और देखो कहा जाता है कि 12 भाषाओं से अधिक के ये ज्ञाता थे, यानी समझ सकते हो। और राजा राम मोहन राय को तकरीबन 12 भाषाओं का ज्ञान था। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी 1809 में, तुहफ़ात उल मुवाहिद्दीन, जो फारसी भाषा में लिखी थी इन्होंने। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया था, इसी वजह से इनके पिता ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया था। फिर आगे चल के इनके द्वारा 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, आत्मीय सभा की। और फिर 1816 में इनके द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। देखो 1814 में तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और 1816 में इन्हीं के द्वारा वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई।
और फिर एक और पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा, वो भी याद रखना, उसका नाम था प्रीसेप्टस ऑफ जीसस। ठीक है, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस भी लिखी गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, वो भी काफ़ी फेमस पुस्तक थी। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनके बारे में कि 1828 में, देखो पूरी डेट याद करना है इसकी, 20 अगस्त 1828 में इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। हिंदू कॉलेज भी बनाया था इन्होंने 1817 में कलकत्ता में, और वेदांत कॉलेज भी बनाया था इन्होंने 1825 में। ठीक है, संवाद कौमुदी और है इन्हीं से संबंधित समाचार पत्र, देखो बताने को तो काफ़ी कुछ है इनके बारे में। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र भी इन्होंने प्रकाशित किया था 1821 में, और मिरातुल अखबार भी इन्हीं से संबंधित है। देखो जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ याद आते चल रहे हैं, मिरातुल अखबार भी इन्हीं से संबंधित है राजा राम मोहन राय से। ठीक है, तो सती प्रथा में भी काफ़ी योगदान था इनका। सती प्रथा में जैसे विलियम बेंटिंग के द्वारा जिसको प्रतिबंधित किया गया था, आप सभी को पता होगा 1829 में, तो काफ़ी इन्हीं के द्वारा काफ़ी उसमें प्रयास किए गए थे, इन्हीं के प्रयासों से उसको प्रतिबंधित किया था विलियम बेंटिंग ने, समझ सकते हो। और अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि भी दी थी इन्हें। राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? 1830 में दी थी अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को। और देखो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ब्रिस्टल एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ पर हुई थी 1833 में। ठीक है, तो वहीं पर है इनका मकबरा कह सकते हो, या कुछ भी कह सकते हो, कब्र कह सकते हो, कब्र, मकबरा ना कह के कब्र अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित पुस्तकों में किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा गया? निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन पुस्तकों में से देखा जाए तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध किसका है? आनंद मठ का। क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था तो उसी दौरान ये आनंद मठ की रचना की गई थी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। किसकी? आनंद मठ की। और इसी पुस्तक में राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसका उल्लेख मिलता है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से ही लिया गया है जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है भारत का। इसके अलावा इनके द्वारा दुर्गेश नंदिनी और बंग दर्शन की भी रचना की गई थी। क्या? एक थी दुर्गेश नंदिनी और एक थी बंग दर्शन, तो काफ़ी फेमस है ये। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन भी, आनंद मठ। नेक्स्ट देखो, अब निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर ये आंसर देखना है, किसके द्वारा 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की गई थी? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे समझना, जल्दबाजी मत करना क्योंकि गलती हो सकती है आपसे। क्योंकि देखो इसमें पूछा है कि निर्णय लिया गया किसके द्वारा, इसको निर्णय लिया गया, ना कि स्थापना का। तो देखो 16 दिसंबर 1922 को अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाने का निर्णय जो लिया गया था वो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिया गया था 1922 में। कब? 1922 में। लेकिन इसकी जो स्वराज पार्टी थी इसकी स्थापना आगे किसने की थी? 1923 में की गई थी स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी CR दास के द्वारा इन्होंने की थी। और इसमें इसको बनाने का जो पहले निर्णय लिया गया था वो 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और फिर आगे 1923 में स्वराज पार्टी बना दी थी मोतीलाल नेहरू और CR दास ने। तो ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 4 देखना है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान स्थापित की गई थी? कौन सी संस्था थी जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, जो चला था 1920 से 22 तक, इसी दौरान इसमें से कौन कौन सी स्थापित की गई थी? तो देखो इसमें ऑप्शन के हिसाब से करने की कोशिश करोगे आप तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1916 में की गई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा, सभी को पता होगा। तो ये तो इससे संबंधित नहीं है क्योंकि असहयोग आंदोलन तो 1920 से 22 तक चला था। अब ऑप्शन में देखो जिसमें 3 ना हो उसे काट दो। देखो B, C और उपरोक्त सभी, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। बचा एक ऑप्शन, 1 और 2 ये सही हो जाएंगे। बाकी काशी विश्वविद्यालय और गुजरात विश्वविद्यालय इसी से संबंधित हैं, इसी के साथ इसी में स्थापना हुई थी। तो समझ सकते हो ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएंगे। एक सेकंड, देखो इसमें ऑप्शन 4 में दिया हुआ है जामिया मिलिया, स्थापना तो इसकी भी 1920 में की गई थी, अक्टूबर 1920 में।
और ये जो असहयोग आंदोलन था ये शुरू हुआ था अगस्त 1920 में, तो ये भी इसी के अंतर्गत हुआ था, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 1 और 2 है, तो उसी हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता, ये शिमला शिमला जो समझौता हुआ था ये भी 1945 में ही हुआ था। 1945 में 25 जून से 14 जुलाई तक हुआ था। और ये कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो देख सके हो 32, 42, 45, 40, तो क्रम तो इसका बिल्कुल सही दिया हुआ है। 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 2 3 4 ऑप्शन ए क्रम इसका सही है। नेक्स्ट देखो, अब निम्नलिखित राज्यों को उनके राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित राजमार्गों को उनके राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के हिसाब से देखना है। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम पहले देखना है, जो सबसे लंबा है, फिर उसके बाद वो छोटा, और फिर उससे कम, यानी किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उस हिसाब से। इन चारों में वैसे तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक, दूसरे स्थान पर यूपी में है। देखो इसका अवरोही क्रम क्या होगा, इन चारों में सबसे अधिक हैं किस में? मिजोरम में। पहले स्थान पर मिजोरम आएगा, दूसरे पर आएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर आ जाएगा नागालैंड, और चौथे पर आ जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 2, फिर आएगा 1, फिर 3 और 4। 2 1 3 4 देखना है ऑप्शन कौन सा है। 2 1 3 4, तो इसका भी ऑप्शन यही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो देखो इन चारों के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है। अरावली जो है आप सभी को पता होगा, महाकल्प हुआ था, फिर कैम्ब्रियन उससे संबंधित हैं, यानी आर्क्रियन और धारवाड़ से भी संबंधित हैं, तो काफ़ी पुरानी है। इसके अब देखा जाए तो मात्र अवशेष मात्र ही बचे हैं, काफ़ी इसका वो क्षरण हो चुका है, तो समझ सकते हो काफ़ी पुरानी ये पर्वतमाला है। और ये जो हिमालय पर्वतमाला है ये इन सभी में नवीनतम है, इसका विकास तो अभी भी जारी है, समझ सकते हो। अरावली जो है ये सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में देखा जाता है, इसको सबसे पुरानी है ये। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 देखो, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप के निकटतम कौन सा अवस्थित है इसमें? और देखो ये श्रीहरिकोटा जो द्वीप है आंध्र प्रदेश में, यहीं पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र भी है, यहीं से प्रक्षेप करता है भारत, जो उपग्रह जो करता है। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये पुलिकट झील के निकट है। आंध्र प्रदेश में ये पुलिकट झील इसी के निकट है। ये चिल्का झील भी उड़ीसा में काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है? देखो इसमें पहला है रामागुंडम। रामागुंडम विश्वेश्वरैया जो थे उन्हीं के नाम पर है। तो ये रामागुंडम कहाँ है? तेलंगाना में। इसके अलावा विशाखापट्टनम भी है आंध्र प्रदेश, उसमें है, तेलंगाना में नहीं, सॉरी आंध्र प्रदेश में है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, और उर्वरक उद्योग केंद्र है ये उर्वरक। ठीक है, तो ये तो सही है। चित्तरंजन लोकोमोटिव, ये चित्तरंजन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित रेलवे लोकोमोटिव है, याद रखना ये भी सही है, पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा ये जो कोरबा एल्युमिनियम, कोरबा जो क्षेत्र है यहाँ से एल्युमिनियम का उत्पादन होता है, तो ये भी सही है, छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, विशाल कारखाना है इसका। और ये पिंपरी कीटनाशक दवाओं से ये संबंधित नहीं है, और यही जवाब हो जाएगा इसका। क्यों संबंधित नहीं है ये? फिर ये पिंपरी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, और एंटीबायोटिक्स दवाओं के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ये, तो ये सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो देखो इसमें ये पाया जाता है मंगलोइड।
यानी उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में देखा जाए तो कौन सा पाया जाता है, मंगलोइड। और देखो प्रजाति, ये जो जनजातियां हैं इनके बारे में भी पढ़ना चाहिए आप सभी को, कि जैसे देखो नागा, बोड़ा, कुकी, ये सभी प्रमुख जनजातियां हैं, इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। और देखो सब ये जो जनजातियों का क्रम भी बता दूं आप सभी को। एक हुए थे डॉक्टर बी एस गुहा हुए थे, बी एस गुहा, उनके द्वारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें मानव जो जनसंख्या थी उसको 6 मुख्य प्रजातियों में विभाजित किया था, और उसमें आने वाली उन्होंने सबसे पहली ये जो जनजाति थी उसको बताया था नीग्रिटो, या फिर उससे नीग्रो नाम भी दिया गया था। उसके बाद दूसरी आई थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड आई थी, और तीसरी आई थी मंगलोइड। और देखो मंगलोइड के बारे में बता दूं, इनका जो कलर हुआ करता था ना, ये पीले कलर के हुआ करते थे, कद भी इनका जो हुआ था मध्यम था। इसके बाद ये भूमध्य सागरीय आई थी चौथी, पांचवी आई थी चौड़े सिर वाले पाश्चात्य या लघु शीर्ष कह सकते हो, और सबसे एंड में आई थी नॉर्डिक। सबसे पहले नीग्रिटो या नीग्रो, और सबसे एंड में नॉर्डिक। ठीक है, तो ये मंगलोइड जो है ये पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र में प्रजातीय समूह पाया जाता है, मंगलोइड। नेक्स्ट देखो, कथन है बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है। क्या बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है? और इसका कारण यह बताया इसमें, यहाँ विकास के सत्र में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। यहाँ विकास के सत्र में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, इसी वजह से क्या बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है? तो देखो ये पहला सही है और कारण भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये इसका पिछड़ापन होने के तो कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिक जनसंख्या, शिक्षा का अभाव, संसाधनों की कमी, और भौगोलिक स्थिति भी है इसकी, तो समझ सकते हो इसके कई कारण हैं। लेकिन इसमें ये क्षेत्रीय भिन्नता जो है ये इसका व्याख्या नहीं करती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो, अब इसमें एक साइड में स्थानीय पवनों के बारे में दिया हुआ है और एक साइड में संबंधित देशों के बारे में। नहीं, अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक साइड में ये स्थानीय पवनों के नाम है और एक साइड में देश के नाम है, तो जौन सी स्थानीय पवन है जिस देश से संबंधित नहीं है वो छांटना है। सिरोको कहाँ चलती है? देखो सिरोको चलती है सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर की तरफ ये चलती है सिरोको जो है। और ठीक है, इससे संबंधित देशों में देखा जाए तो जैसे अफ्रीका के उत्तरी जो देश हैं, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीसिया, इटली यूरोप का है, और स्पेन, ये इन देशों से संबंधित है। इसमें दिया हुआ है फ्रांस, और फ्रांस तो देखा होगा आपने, भूमध्य सागर जो है उसके उत्तर पश्चिम में पड़ता है काफ़ी, तो भूमध्य सागर को पार करने के बाद है, तो फ्रांस तक तो ये पहुंच ही नहीं पाती है, तो समझ सकते हो ये तो गलती हो जाएगा इसका। ठीक है, पहला फ्रांस नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो तो लीबिया कर सकते हो, या फिर मिस्र, ट्यूनीसिया, इटली या स्पेन होता तो ये भी चल जाता। और देखो ये जो बोरा है ये इटली में चलती है, ये सही है इसका जवाब, क्योंकि जैसे देखा होगा एड्रियाटिक सागर का जो पूर्वी तट है उस पर ये प्रवाहित होती है, इस इटली में भी होती है। इटली के अलावा यूगोस्लोवाकिया है, ये सर्वाधिक क्षेत्र जो हैं इससे प्रभावित हैं बोरा से। और देखो बोरा के बारे में बता दूं, ये ठंडी शुष्क हवा होती हैं। कैसी? ठंडी शुष्क। और जो ये सिरोको जो होती है, सिरोको ठंडी नहीं होती है, ये गर्म शुष्क तथा रेतीली हवाएं होती हैं। ठीक है, सिरोको गर्म होती हैं, शुष्क भी होती हैं और रेतीली भी होती हैं, लेकिन ये जो बोरा होती हैं ये ठंडी और शुष्क हवा होती हैं। इसके अलावा ये तीसरी दी हुई है इसमें बिलीजर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बता दूं आपको, ये कनाडा में भी प्रवाहित होती है वैसे तो, और साइबेरिया क्षेत्र है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और कनाडा का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, यानी ठंडे क्षेत्र में अधिकतम ये प्रवाहित होती है, और ठंडी और शुष्क हवा है। तो ये 2 और 3 तो इसमें सही हैं, और जो इसमें पहला है सिरोको, ये लीबिया कह सकते हो, या फिर इसमें आप कह सकते हो मिस्र, ट्यूनीसिया, इटली या स्पेन, इन क्षेत्रों में बहती है, फ्रांस में नहीं बहती है। तो जो मिलान सही नहीं है वही देखना है, तो पहला इसमें गलत हो जाता है। देखो कुछ और बता दूं आपको स्थानीय पवनों के नाम, जैसे चिनूक सुना होगा आपने, चिनूक ये अमेरिका में बहती है। अमेरिका का तो दक्षिणी कोलोराडो के दक्षिणी भाग से लेकर के ये कनाडा के ब्रिटिश क्षेत्र तक बहती है। ठीक है, और ये भी गर्म शुष्क हवा होती है चिनूक जो है। और देखो चिनूक हेलीकॉप्टर भी है, अमेरिका का है, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। फोन है, फोन ये अल्पस पर्वत के उत्तरी ढालों पर बहती है। एक फोन जो है ये स्विट्जरलैंड इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है, गर्म और शुष्क है ये भी। इसके अलावा एक ब्लैक रोलर और है, ब्लैक रोलर
ये भी गर्म और शुष्क हवा है, ये उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में ही बहती है। यामो, एक यामो और है गर्म और शुष्क हवा। देखो यामो तो वर्ड जापान का है, तो उसी हिसाब से समझ लो, जापान में बहती है गर्म और शुष्क। एक सिमूम और पूछी जाती है, आपसे बता दूं, सिमूम, सिमूम जो है ये भी गर्म और शुष्क है, वैसे ये अरब रेगिस्तान में बहती है। और क्या बताऊं, एक हरमटन और है, हरमटन सहारा रेगिस्तान में ही बहती है। हरमटन अफ्रीका का पश्चिमी तट इससे सर्वाधिक प्रभावित होता है और गर्म और शुष्क की है। नॉर्वेस्ट भी पूछी जाती है, न्यूजीलैंड में बहती है, ये गर्म और शुष्क की है। लू भी बहती है भारत में। और देखो एक सांता आना और है, सांता आना, ये अमेरिका में ही बहती है, गर्मी है ये भी। और क्या बताऊं, आप याद कर लेना। देखो 10, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बैठेंगी गर्म शुष्क, ठीक है। इन सभी को याद कर लेना, 10-12 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। और देखो ठंडी में मिस्टल, तो इसमें बताई दी मैंने, शायद मिस्टल बताई क्या, नहीं मिस्टल है, मिस्टल बहती है स्पेन और फ्रांस में, वो भी ठंडी है। बोरा तो बता दी मैंने, इटली में बहती है। ब्लिजर्ड ये कनाडा में। और ठंडी तो 2-4 याद कर लो, अधिकतर तो पूछी जाती हैं, गर्मी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक मिलान सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक भूआबद्ध देश नहीं है? भूआबद्ध देश कौन सा नहीं है? देखो भूआबद्ध देशों में दुनिया का सबसे बड़ा देश है कजाकिस्तान। भूआबद्ध देश किसको कहोगे? यानी जिसका स्थल समुद्री मार्ग से न लगा हो उसको भूआबद्ध देश कहेंगे। और भूआबद्ध ये नहीं कह सकते हो आप कि नहीं, जिससे ना लगा हो उसको कहेंगे। अगर किसी का झील से लगा है तो उसको भूआबद्ध कहोगे, कब कहोगे? कि जब उसका झील का पानी सागर से न मिलता हो, यानी झील के माध्यम से पानी सागर तक न जाए, तो उसको हम भूआबद्ध कहेंगे। जैसे कैस्पियन सागर काफ़ी बड़ी झील है, उससे लगा हुआ है कजाकिस्तान, लेकिन फिर भी स्थल अवरुद्ध देश है, क्योंकि कैस्पियन सागर का पानी किसी भी महासागर से नहीं लगता है। तो देखो इसमें भूआबद्ध देश कौन सा है ये देखना है, भूआबद्ध देश नहीं है वो देखना है। देखो इसमें जो भूआबद्ध देश नहीं है वो देखना है। तो देखो इसमें उज्बेकिस्तान पहला, ये तो भूआबद्ध है। किर्गिस्तान भी है, तजाकिस्तान भी है और अजरबैजान भी है। देखो मुझे तो ये चारों ही भूआबद्ध लग रहे हैं। अजरबैजान के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन सा है, क्योंकि देखो शायद इसकी कुछ नदी वगैरह कुछ के माध्यम से ब्लैक सागर से लगी हो, फिर ब्लैक सागर भूमध्य सागर से, और भूमध्य सागर से होते हुए उससे अटलांटिक महासागर से लगा हुआ हो, तो इस वजह से तो देख लेना आप इस क्वेश्चन को, थोड़ा कन्फ्यूजन सा है मुझे। वैसे तो मुझे ये चारों ही भूआबद्ध देश लग रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। कोयला क्षेत्र है एक साइड में और एक साइड में देश है जहाँ पर वो क्षेत्र अवस्थित है। कुजबास कहाँ पर है? कुजबास जो कोयला क्षेत्र है कुजबास, वो कहाँ पर है? तो देखो कुजबास पड़ता है आपका रूस में। कहाँ पर? रूस में पड़ता है ये कुजबास जो है। एक का हो जाएगा 2। रेड बेसिन कहाँ पर है? ये चीन में पड़ता है। बी का हो जाएगा 4। और ब्रिस्टल ये यूनाइटेड किंगडम में है। 3 का हो जाएगा 1। और न्यू साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसका 3 हो जाएगा। 2 4 1 3 देखना है ऑप्शन में, 2 4 1 3, 2 4 1 3, तो बी है इसका, बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। क्लीवलैंड लोहा एवं इस्पात से संबंधित है। क्लीवलैंड लोहा एवं इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, तो ये तो सही है इसका। और डेट्रायट मोटर गाड़ी उत्पादन के लिए है डेट्रायट, तो ये भी ठीक है। मेसावी रेंज कोयला क्षेत्र से संबंधित है, मेसावी रेंज, तो यही गलत है ऐसा, और ये गलत ही पूछा है। ये लौह अयस्क से संबंधित है, लौह इस्पात से, ठीक है। और ये फिलाडेल्फिया ये पोत निर्माण से ही संबंधित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? कौन सा महाद्वीप है इसमें जिसमें संपूर्ण क्षेत्र उसका देखा जाए तो उसमें मैदानी भाग सबसे अधिक है? बताओ। देखो एशिया में देखा जाए, एशिया में कितना है? एशिया में तकरीबन 32% के करीब क्षेत्रफल पर मैदानी भाग है। यूरोप में कितना है? यूरोप में ये सबसे अधिक, तो तकरीबन 67-68% के करीब है। उत्तर अमेरिका में भी काफ़ी है। इसमें कितना है? तो इसमें है 52। और दक्षिण अमेरिका में तकरीबन 56%। तो कह सकते हो सबसे अधिक है मैदानी भाग का क्षेत्रफल, 67% यूरोप में।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाया जाता है? इन चारों में से महत्वपूर्ण कारण कौन सा हो सकता है? यह पृथ्वी के निकट है क्या? देखो ये कोई कारण नहीं है उस पर वायुमंडल होने का, तो ये तो गलत हो जाएगा। नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर है, वैसे तो 3,84,000 वर्ग किलोमीटर है। और यह सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। सूर्य से प्रकाश तो प्राप्त करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी वजह से वायुमंडल हो, इस पर ना हो। यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये भी ठीक है वैसे तो, पर ये वायुमंडल ना होने का कारण नहीं है। चौथा देखो, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ये सही है इस पर, क्योंकि इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। जैसे देखो पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, उसी हिसाब से चंद्रमा का देखा जाए तो बहुत कम है, तकरीबन 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। तो उसी वजह से जैसे पलायन वेग कम है तो हवा जब आती हैं तो वो आर पार निकल जाती हैं, वहाँ पर रुक नहीं पाती हैं, तो उसी वजह से यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत, तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। देखो ओजोन परत वायुमंडल में भी पाई जाती है, इसमें क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, लेकिन ये जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है ये अधिकतर कृत्रिम रूप से है, प्राकृतिक तो वही पाई जाती है, कृत्रिम भी पाई जाती है, प्रतिम भी इसमें वायुमंडल में, इसमें क्षोभ मंडल में। लेकिन ये जो क्षोभ मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस जो पाई जाती है, ये हानिकारक होती है, यानी मानव जीवन के लिए हानिकारक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग में इसका योगदान है। लेकिन जो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है वो लाभदायक होती है, उसका फ़ायदा है काफ़ी, क्योंकि जो सूर्य से परावैंगनी किरणें आती हैं उनको अवशोषित करती है, परावर्तित भी करती है, पृथ्वी तक आने में उनको रोकती है, तो उसी वजह से काफ़ी फायदेमंद है ओजोन परत समताप मंडल की। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? कौन सा हॉटस्पॉट नहीं है भारत का बायोडायवर्सिटी? जो 4 हॉटस्पॉट हैं भारत के, उसमें से कौन सा नहीं है? देखो हिमालयन भी है भारत में, ऑप्शन ए सही है, लेकिन ये विंध्यन ये नहीं है, ये तो गलत है। उत्तर पूर्वी भारत का भी है इंडो बर्मा, और पश्चिमी घाट भी है, सुंडालैंड भी है एक, तो समझ सकते हो, और एक पश्चिमी घाट ये बता ही दिया। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम है? जब जैविक अनुक्रमण होता है तो उसकी प्रवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले क्या होता है? तो देखो इसमें सबसे पहले क्या होगा? नग्नीकरण होगा। क्या होगा? नग्नीकरण। तो सबसे पहले नग्नीकरण तो ऑप्शन ए में ही है ओनली। उसके बाद होगा प्रवास, उसके बाद होगा आस्थापन, और फिर प्रतिक्रिया होगी, फिर स्थिरीकरण होगा। याद रखना, सबसे पहले नग्नीकरण होगा, उसके बाद होगा प्रवास, फिर आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ये जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाएं होती हैं, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा है? देखो इसमें ऑप्शन सी में दिया हुआ है एजोला, ये जैव उर्वरक का स्रोत होता है। और जैव उर्वरक के हिसाब से देखा जाए तो भारत में सबसे पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश, याद रखना आंध्र प्रदेश। और ये एजोला जैव उर्वरक होता है, का स्रोत होता है। गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ पर? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये पाया जाता है कहाँ पर? कानपुर और प्रयागराज के मध्य में। कहाँ पर? कानपुर और प्रयागराज के मध्य में। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन एक यूनेस्को के जैव मंडल निकेय की सूची में नहीं है? जैव मंडल निकेय की सूची में कौन सा इसमें से शामिल नहीं है? देखो भारत के 15 जैव मंडलों में देखा जाए तो यूनेस्को में 7 जैव मंडलों को संरक्षित किया गया है। जो भारत के 15 जैव मंडल हैं उसमें से 7 जैव मंडलों को संरक्षित किया गया है यूनेस्को में, जिसमें एक है आपका बता दूं नीलगिरी है जैव मंडल, जो बांदीपुर यानी दक्षिण साइड में पड़ता है, तमिलनाडु केरल कर्नाटक में।
इसमें नीलगिरी तो दिया हुआ है, ये तो है। इसके अलावा एक और बताऊं मैं आपको, वो है नंदा देवी, जो उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी इसमें नहीं है खैर। उसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क है, ये दिया हुआ है, ये तो है। और एक और है आपका पंचमढ़ी रिजर्व है, जो मध्य प्रदेश में है, याद रखना। एक है नोकरेक, जो मेघालय में है, और नोकरेक हो गया। और एक है आपका सिमलीपाल, जो उड़ीसा में पड़ता है। एक मन्नार की खाड़ी है, इसमें दी हुई है मन्नार की खाड़ी। और देखो कच्छ का रण जो है जैवमंडल निकाय की सूची में शामिल नहीं है, याद रखना। तो यही सही जवाब हो जाएगा इसका। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखो इसका प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि मापने में। तो क्या सही हो जाएगा? वृद्धि दर नापने में, यानी इसका ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पौधों की वृद्धि मापने में। देखो और बताऊं कुछ मीटर वगैरह, जैसे एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो माने जल होता है, तो जल का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। एक मैनोमीटर होता है, इससे वायु उसका गैस का दाब मापा जाता है। एक बैरोमीटर होता है, उससे वायु का दाब मापा जाता है। देखो मैनोमीटर से गैस का दाब और बैरोमीटर से वायु का दाब, ठीक है। एक एनेमोमीटर और होता है, एनीमोमीटर, उससे वायु के वेग का मापन किया जाता है। वायु का वेग मापा जाता है एनेमोमीटर से, वायु दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। और एरोमीटर, एयर माने हवा, एयर माने हवा, तो एयरोमीटर वायु या गैस के बाहर व घनत्व का मापन करता है। और हाइग्रोमीटर, देखो हाइड्रो जल बताया था मैंने, कन्फ्यूजन मत होना, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व और हाइग्रो से आर्द्रता का मापन। एक थर्मामीटर होता है, डॉक्टरों के पास देखा होगा, जब आपको बुखार होता है तो उससे तापमान मापा जाता है। एक सिस्मोग्राफ होता है, उससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के काम आता है, फेदोमीटर। और पायरोमीटर और होता है एक, उससे उच्च ताप मापने वाला यंत्र होता है वो, जो पायरोमीटर होता है, ठीक है। तो वृद्धि दर मापी जाती है पौधों की ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। बकमिस्टर फुलेरिन है। बकमिस्टर फुलेरिन क्या होता है? बकमिस्टर फुलेरिन, देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि कार्बन यौगिक का एक रूप होता है ये, और जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलीय संरचना से जुड़ा होता है। तो इसका यही जवाब है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बकमिस्टर जो होता है, फुलेरिन जो होता है, ये कार्बन यौगिक का एक रूप होता है, और इसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलीय संरचना से जुड़ा होता है। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? यानी विश्व का प्रसार हो रहा है और यह संकल्पना डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। किस पर? डॉपलर पर। प्रसारी से मतलब यह समझ सकते हो कि विश्व का प्रसार हो रहा है। प्रसार यानी प्रसार, वृद्धि हो रही है लगातार, विश्व का प्रसार हो रहा है, और ये जो संकल्पना है डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? नोट, नोट के द्वारा ये जो है जहाज की चाल मापी जाती है क्या? नोट, तो ये तो सही है। नोट के, ये जो जहाज की चाल है वो नोट में मापी जाती है। नॉटिकल मील, ये नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई होती है। नॉटिकल मील, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम, ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो दी हुई है प्रकाश वर्ष, समय मापन की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई होती है, और प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष कही जाती है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को। एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उसको एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और दूरी की सबसे बड़ी मापने की इकाई क्या होती है? वो होती है पारसेक, और तकरीबन वो होती है 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर। लगा लो हिसाब कितनी बड़ी होती है, यानी तकरीबन 3.3 वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश तय करता है उतना होता है एक पारसेक। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक, और किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने, इसीलिए इन्हें डायनामाइट नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें, तो याद रखना। नहीं, नोबेल पुरस्कार तो इन्हीं के द्वारा स्टार्ट हुआ था, इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। तो इन्होंने ये आविष्कार किया था डायनामाइट का,
किसका? डायनामाइट का। ठीक है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, इन्होंने किया था पेनिसिलिन का। किसका? पेनिसिलिन का। तो ऑप्शन 2 का हो जाएगा। 3, एक का 2 हो गया, फिर 3 हो गया। चार्ल्स डार्विन ने किसका किया? इन्होंने किया था विकास का सिद्धांत दिया था इन्होंने। सी का हो जाएगा 1। और मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है। मैडम क्यूरी रेडियम का पृथक्करण किया इन्होंने। तो डी सी का हो गया 1 2 3 2 3 1 4 होना है इसका। 2 3 1 4, तो ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट देखो, अब इसमें जो सुमेलित नहीं है वो छांटना है। एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल से संबंधित है क्या? एंटीफ्रीज यौगिक एथिलीन ग्लाइकोल से संबंधित है क्या? बताओ। तो देखो ये तो इससे संबंधित है, पहला तो सही है इसमें। दूसरा देखना है एंटीनोक एजेंट। एंटीनोक एजेंट, इसका भी संबंध टेट्रा एथिल लेड से है। और एंटीऑक्सीडेंट, ये कैरोटीन है, ये भी इसका ही सही है। एंटीऑक्सीडेंट ये कैरोटीन से है। एंटीबायोटिक्स ये संबंधित नहीं है इससे, क्लीन से। फिर किससे है? एंटीबायोटिक्स मैं इसे भूल रहा हूँ, आप देखना इससे किससे संबंध है इसका। पर कुल मिला के ये है, इसका आंसर यही है, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। बाकी तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है? फिनोल का, किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है? तो देखो बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है फिनोल का उपयोग। किसका? बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है फिनोल का उपयोग। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? सबसे बड़ा पुष्प देखो, सबसे बड़ा तो है रेफ्लेसिया का और सबसे छोटा है वुल्फिया का। सबसे बड़ा है रेफ्लेसिया का, सबसे छोटा वुल्फिया का। इन दोनों को याद रखना। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है वह है कौन सा जीव है जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है? बताओ कौन सा जीव है जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा सैकेरोमाइसीज। सैकेरोमाइसीज जो है ताड़ी के किण्वन में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? कौन सा पादप रेशा है जो तने से प्राप्त होता है? देखो इसमें ऑप्शन सी में जो ये सनई दिया हुआ है ना, ये जो सनई है ये तने से प्राप्त किया जाता है। किससे? तने से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फलों का वह कुल जिसमें लीची को रखा जाता है। फलों का वह कुल जिसमें लीची को रखा जाता है, किस में रखा जाता है लीची को? कौन सा कुल है फलों का? और देखो ये जो लीची शब्द है ना, ये चाइना का शब्द है, याद रखना, चाइनीज शब्द है लीची। और इसको रखा जाता है किस में? हेस्पेरिडियम में। किस में? हेस्पेरिडियम कुल में रखा जा, कुल से संबंधित है ये। किससे? हेस्पेरिडियम कुल से संबंधित है और इसी में लीची को रखा जाता है, याद रखना। कुट्टू का आटा प्राप्त होता है। कुट्टू का आटा जैसे देखा होगा, व्रत जब रहती हैं महिलाएं तो इसका प्रयोग करती हैं। कुट्टू का आटा, इसके पकोड़े वगैरह भी बनाती हैं। तो ये किससे प्राप्त होता है कुट्टू का आटा? देखो ये जो कुट्टू का आटा होता है ना, इसके बारे में बता दूं, ये बकव्हीट से प्राप्त किया जाता है, बकव्हीट से। और यह पेगोपाइम कुल का पौधा होता है। किसका? पेगोपाइम कुल का, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है पेगोपाइम कुल, इसका पौधा होता है ये, इससे प्राप्त किया जाता है। और ये अमेरिका का जो नॉर्थ हेम्पशायर है उस क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और इसका जो है स्टार्च जो होता है उच्च गुणवत्ता युक्त होता है।
और यह कई प्रकार के विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है, याद रखना। ये कुट्टू का आटा फेगो पाइप से प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में रोगों में कौन जीवाणु जनित है? जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? देखो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। यक्ष्मा जो रोग है ये जीवाणु से होता है, यक्ष्मा रोग जीवाणु से होता है। और कैसे बताऊं, ये माइकोबैक्टीरियम होता है, ट्यूबरकुलोसिस उससे होता है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है बैक्टीरिया, उससे होता है ये यक्ष्मा रोग जो है। और देखो इसमें और बताऊं आपको कि जीवाणु से एक तो ये यक्ष्मा हो जाता है, एक प्लेग भी जीवाणु से ही होता है, डिप्थीरिया भी होता है, तपेदिक भी होता है, काली खांसी भी इसी से होती है। और क्या बताऊं, टिटेनस और टाइफाइड भी होता है, निमोनिया, हैजा, ये सभी जीवाणु से ही होते हैं। इसके अलावा वायरस से भी पूछे जाते हैं। रेबीज वायरस से होता है, चेचक होता है वायरस से, और डेंगू भी होता है जो आपके सामने दिया हुआ है, ये डेंगू वायरस से होता है। हेपेटाइटिस मीजल्स भी होता है, पोलिया भी होता है डेंगू उसी से वायरस से। उसके अलावा प्रोटोजोआ से भी पूछे जाते हैं। पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निंद्रा रोग, ये सभी पायरिया उससे होते हैं, प्रोटोजोआ से। तो ये रोग भी हैं आपके सामने, इन सभी को भी याद कर लेना आप। नेक्स्ट देखो, अब भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है? अतिसार से मरने का कारण क्या है? जो 200 शिशुओं का जन्म होता है, यानी भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक मर जाता है अतिसार से। जैसे मान लो 200 शिशुओं का जन्म हुआ तो उसमें एक अतिसार रोग से मर जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? यानी ऐसे समझ लो कि अतिसार रोग किससे होता है? बताओ किससे होता है अतिसार रोग? देखो आपने देखा होगा जब छोटे शिशु होते हैं तो ये जो अमीबा है ना, ऑप्शन सी में पहले तो इसका जवाब है अमीबा। तो ये अमीबा कहाँ होता है? ये आंतों में होता है। और जब छोटे शिशुओं को देखा होगा या बच्चों को देखा होगा तो उनके पेचिस वगैरह या अमीबोइस नमक रोग हो जाता है। जब पेचिस यानी दस्त वगैरह हो जाते हैं तो वो काफ़ी दिक्कत देते हैं, और वो भी कारण महत्वपूर्ण कारण होता है जिस वजह से जो आंतें होती हैं उनमें इन्फेक्शन वगैरह, उनमें दिक्कत हो जाती है, कुछ भी पचता नहीं है। तो ये कारण महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी अमीबा की वजह से ये जो है शिशु अतिसार रोग से 200 शिशुओं पर एक शिशु की मृत्यु हो जाती है। एल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? एल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? एल्कोहल के निरावेशन के लिए तो देखो इसके लिए उत्तरदायी है यकृत। और देखो आपने देखा होगा जो शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं यानी अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं तो उनका यकृत ही खराब होता है। तो इसके ये निरावेशन के लिए उत्तरदायी है यकृत। नेक्स्ट देखो, अब रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है। तो देखो एडस हेतु जागरूकता का, यानी ये जो रेड रिबन एक्सप्रेस है एडस जागरूकता हेतु ये चलाया जाता है। एडस का पूर्ण रूप क्या हो सकता है? याद रखना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। और यह एक घातक बीमारी होती है, याद रखना। और इससे बचाव की जानकारी हेतु सरकार द्वारा रेड रिबन एक्सप्रेस का परिचालन किया जाता है। किसका? रेड रिबन एक्सप्रेस का। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल पाया जाता है, कौन सी बीमारी है जिसमें उच्च मात्रा में यूरिक अम्ल पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो देखो इसका सही जवाब है गठिया या गाउट। गठिया या गाउट ये वंशानुगत बीमारी है जो रक्त में यूरिक अम्ल की वृद्धि से होती है, और यह जोड़ों में निक्षेपित हो जाता है। किसमें? जोड़ों में देखा होगा, जैसे घुटना दुखता है या वगैरह, गठिया वगैरह काफ़ी परेशान रहते हैं जब ये बीमारी हो जाती है, और जोड़ों में सूजन भी उत्पन्न हो जाती है। इस बीमारी में गठिया रोग कहते हैं ना, वही है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ काफ़ी, और अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ।
और थोड़ा सॉल्यूशन भी समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन से संबंधित 5-6 क्वेश्चन आपके लिए बन ही जाते हैं, भले ही 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन रखता हूँ। तो आप समझ सकते हो कि 200-300 क्वेश्चन एक क्लास में तो कंप्लीट हो ही जाते हैं आपके। तो देखो अब इसको कि जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है। कौन सा पदार्थ है? जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो जो पदार्थ सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह कौन सा है निर्जलीकरण में? तो देखो इसका सही जवाब क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड इसका ह्रास हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है कह सकते हो। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत क्या नहीं है? देखो विटामिन ए पपीता में भी पाया जाता है, गाजर में भी और दूध में भी, लेकिन आम में नहीं पाया जाता है। क्यों? पपीता, गाजर और दूध में पाया जाता है। देखो आम खट्टा होता है तो उसमें खट्टे पदार्थ कोई हो तो आम में विटामिन सी तो पाया ही जाएगा। आंवला में सबसे अधिक होता है, नींबू में भी पाया जाता है विटामिन ए, और विटामिन सी पाया जाता है आंवला में, आम में, नींबू में। आंवला में सबसे अधिक होता है विटामिन सी, और विटामिन ए इन सभी में पाया जाता है। और इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। बी का होता है थायमीन, और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का कैल्सीफेरॉल, ई का होता है टोकोफेरॉल, और के का होता है नेप्टोक्विनोन। विटामिन के रासायनिक नाम ही याद करने चाहिए। आगे देखो अब, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, किससे होते हैं कपास के रेशे प्राप्त? देखो कपास जो होता है ना, ये मालवेसी कुल का पौधा होता है, और इसके रेशे किससे प्राप्त होते हैं? बीज से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कपास मालवेसी कुल का पौधा होता है, याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। कपास किस कुल का होता है? मालवेसी का। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स, तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मृदा विहीन पादप संवर्धन। ये जो हाइड्रोपोनिक्स होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है, यानी जल कह सकते हो, जल में। और इस प्रकार की कृषि प्रणाली में पेड़ पौधों को बिना मिट्टी के ही उगाया जाता है, इसमें मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बताओ इसमें क्या बताना है आपको? ये बताना है कि कौन सा सही है इसमें। देखो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन होते हैं, बिल्कुल सही है। गैसोहोल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण होता है, गैसोहोल जो होता है। तो देखो इसका ये दूसरा तो गलत है। गैसोलीन जो होता है ये गैसोलोन और इथेनॉल का मिश्रण होता है, ना कि बेंजीन और एल्कोहल का। तीसरा है इसमें भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत होती है, भूतापीय ऊर्जा, तो ये भी सही है इसका। और गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, सभी को पता होगा। तकरीबन 65% पाया जाता है ये मीथेन गोबर गैस में। तो 1, 3 और 4 इसके सही हो जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? जैव उर्वरक का स्रोत, तो देखो अभी बताया था मैंने, एजोला है। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। धान के पौधे उगाने की डेपांग विधि विकसित हुई थी कहाँ पर? डेपांग जो विधि थी धान के पौधे उगाने की, ये कहाँ पर विकसित हुई थी? तो याद रखना ये फिलीपींस में विकसित हुई थी। कहाँ पर? फिलीपींस में। और इस विधि में देखा जाए तो रोपनी हेतु जो पौधे हैं 12वें दिन तैयार हो जाती है। ये जो विधि है कितने दिन में? 12 दिन में। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म थी, कौन सी थी बोनी धान की प्रथम किस्म भारत में धान की? तो IR8 ऑप्शन ए जो है, IR8 ये धान की बोनी किस्म थी भारत में पहली। और चावल के बारे में जानते होंगे सभी, चावल उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा होता है, और इसकी कृषि सबसे अधिक मानसूनी जलवायु है, जलवायु देशों में की जाती है, ऐसे समझ सकते हो। और भारत में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है पश्चिम बंगाल में, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में। अगर चावल की उत्पादकता के हिसाब से देखा जाए, यानी
प्रति हेक्टेयर में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो चावल का पश्चिम बंगाल, उसमें पंजाब में किया जाता है। गुलाबी क्रांति संबंधित है, गुलाबी क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है गुलाबी क्रांति? तो ये संबंधित है प्याज से, प्याज के उस उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। इसके अलावा देखो एक गोल्डन क्रांति और है। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति तो याद रखना गोल्डन क्रांति जो है बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। इसके अलावा पीली क्रांति और है। पीली क्रांति का संबंध है उससे सरसों उत्पादन से। किससे? सरसों उत्पादन से है पीली क्रांति। उसके अलावा नीली क्रांति, इसका मत्स्य उत्पादन से। और गोल्डन फाइबर क्रांति है एक, उसका संबंध है जूट से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। भूरी क्रांति भी पूछी जाती है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? याद रखना भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। उसके अलावा काली क्रांति भी पूछी जाती है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मीट या टमाटर से, देखो लाल क्रांति मीट या टमाटर से है, गुलाबी है प्याज से, ठीक है याद रखना। और क्या बताऊं? सफ़ेद क्रांति दूध से, ग्रे क्रांति उर्वरक से। और आपके एक लाल क्रांति बताई दी मैंने, तो कंप्लीट सी बता दी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में किस देश को प्रतिस्थापित करने हेतु, नहीं किस देश को प्रतिस्थापित करते हुए भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बना? यानी किससे आगे निकल गया है भारत चावल के निर्यात में? उत्पादन तो भारत में दूसरे स्थान पर है, उत्पादन में भारत सबसे अधिक उत्पादन करता है चीन, भारत दूसरे स्थान पर है चावल के उत्पादन में। तो इसमें थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया है भारत ने, और भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हो गया है, याद रखना। किसको? थाईलैंड को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कृषि उत्पाद और राज्य। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या कर्नाटक है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या कर्नाटक है? तो बिल्कुल ठीक है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, ना कि मध्य प्रदेश, यूपी हो जाएगा इसमें। देखो आलू, गन्ना और गेहूं, इन तीनों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है, सही है। और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन एक रबी फसल है? रबी की फसल देखो ठंड के महीने में बोई जाती है, सभी को पता होगा, और गर्मी के महीने में बोई जाती है उसकी क्या बोलते हैं, उसकी खरीफ की फसल, और इन दोनों के मध्य में बोई जाती है जायद की। देखो कपास, कपास किस प्रकार का पौधा है? कपास खरीफ की फसल है, ठीक है। मक्का, मक्का भी खरीफ की है, गर्मी के महीने में ही बोई जाती है, वर्षा के टाइम में अधिकतर देखा होगा आपने। अरहर, अरहर भी इसी टाइम में बोई जाती है। लेकिन सरसों, सरसों को देखा होगा जब गेहूं बोए जाते हैं, या मटर वगैरह जो कुछ भी बोई जाती है, सरसों, जौ और बरसिम, ये सभी जो बोई जाती हैं ये रबी की फसलें हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। इसके अलावा चना, मटर, ये सभी बोई जाती हैं रबी में। खरीफ में अरहर, मक्का, धान, गन्ना, ये सभी हैं। और जायद में देखो जूट, राई, ये सभी बोए जाते हैं। इसके अलावा जूट, राई हो गए, और आपका वो खरबूजा, तरबूजा, वो सभी मध्य में बोए जाते हैं, तो वो सभी इसी में आते हैं। नेक्स्ट देखो, अब निम्नलिखित में कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? बासमती चावल की संकर प्रजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पूसा बासमती फर्स्ट। देखो बासमती इसी में है, तो सिंपल है ये, तो याद करना। ये इसकी बासमती चावल की संकर किस्म है, याद रखना। और देखो चावल की कुछ और भी किस्में हैं, वो भी बता दूं आपको, कि जैसे पूसा 1460 है एक, ये पूसा 1401 है। जैसे पूसा लग जाए तो समझ लेना तकरीबन वो चावल की ही होगी। आगे देखो, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, किसकी है? गंगा वाराणसी किस फसल की प्रजाति है? तो एक ये आंवले की संकर प्रजाति है, याद रखना। आंवले की संकर प्रजाति कौन सी है? गंगा वाराणसी।
और लखनऊ 49 तथा ललित अमरूद की किस्में हैं ये। एक तो है लखनऊ 49 और एक है ललित, ये अमरूद की हैं दोनों, याद रखना, लखनऊ 49 और ललित। और आम की भी बता दूं, आम की जैसे एक है नीलम और एक है अरुणिका, ये नील आम की किस्में हैं दोनों। खरबूजे की पूसा रसराज भी पढ़ी होगी आपने। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है? कौन सा कार्यक्रम है जो भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है? बताओ। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005-2006 का, तो ये तो है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये भी है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये भी रोजगार से ही संबंधित है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष है, ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बेरोजगारी के लिए तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बिल्कुल है, ऑप्शन ए तो है। कौशल का अभाव, ये भी है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जब प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तो गरीबी कम होगी कि ज़्यादा होगी? तो कम ही तो होगी, इसमें ज़्यादा के लिए पूछा है ना। और जनशक्ति नियोजन का अभाव, बाकी तीन हैं लेकिन ये ऑप्शन सी नहीं है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े और एकत्रित प्रकाशित कौन करता है? तो देखो, ये करता है ऑप्शन सी, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है, ये याद रखना। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? देखो, मैंने बताया था अभी, यानी हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादकता देखी जाए तो सबसे अधिक है पंजाब में। किसमें? पंजाब में। और सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो सबसे अधिक उत्पादन करने वाला इसका चावल का कौन करता है, यानी धान का सबसे अधिक करता है पंजाब, दूसरे पर उत्तर प्रदेश। और उत्पादकता में पूछा है इसमें, तो ये पंजाब है। धान की उत्पत्ति हुई कहाँ से मानी जाती है? धान की उत्पत्ति, तो देखो, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है दक्षिण अमेरिका में। धान की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? नहीं सॉरी, दक्षिण अमेरिका नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है धान की उत्पत्ति, दक्षिण पूर्व एशिया से। पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक है? पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे प्रचलित उर्वरक कौन सा होगा? तो इसमें सबसे उपयुक्त जो उर्वरक होगा ना, वो यूरिया है, यूरिया। शराब पर उत्पादन कर लगाया जाता है किसके द्वारा? शराब पर उत्पादन कर किसके द्वारा लगाया जाता है? देखो, मानवीय उपयोग के लिए जो एल्कोहलिक जो पेय, यानी शराब, अफीम या फिर इसके अलावा गांजा या और भी मादक जो पदार्थ होते हैं या फिर कोई औषधियाँ होती हैं, इसके उत्पादन पर जो कर लगाया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। किसके? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकारों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सहभागीदार नहीं है समूह औद्योगिक संबंध का? समूह औद्योगिक संबंध का कौन सा सहभागीदार नहीं है? तो देखो, उपभोक्ता एवं उनके संगठन समूह औद्योगिक संबंध का सहभागीदार नहीं है, ऑप्शन ए। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नांकित जिलों में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या? तो इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद यानी प्रयागराज में ग्रामीण जनसंख्या है सर्वाधिक, तकरीबन है इसकी कितनी बताऊं, 44 लाख के आसपास है इसकी जनसंख्या। निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किसमें जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांत अंकित किया गया? यानी सबसे अधिक जो जनसंख्या परिवर्तन का प्रतिशत था वो कब अंकित किया गया? न्यूनतम, सबसे अधिक नहीं, न्यूनतम पूछा है। तो यह किया गया था 2001-2011 में। कितना था? 17.7%।
और सर्वाधिक भी पूछा जा सकता है, तो सर्वाधिक प्रतिशत यानी जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कब रही थी, तो 1961 से 71 के मध्य रही थी। 61 से 71 के मध्य 24.80 सर्वाधिक वृद्धि रही थी जनसंख्या वृद्धि दर, और सबसे कम रही है 17.7% रही है 2001 से 2011 के मध्य। नगरीकरण के संबंध में सत्य कथनों पर चयन कीजिए। सत्य कथनों का नगरीकरण के संबंध में, देखो नगरीकरण के बारे में क्या, नगरीकरण एक अनुपात अवधारणा है, सही है। यह अंतर प्रवासन कारणों से होता है, यह भी सही है इसका। और यह निर्वासित कारकों का प्रतिफल होता है, यह भी सही है। और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नगरीकरण है, तो ये तो सही होगा। तो ये चारों ही सही हो जाते हैं, ऑप्शन डी। अब इसमें क्या देखना है, जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बताओ इसका जवाब, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना ही है। सिपकीला दर्रा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। लिपुलेख दर्रा, ये आपको बताना है लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 मैंने सही बता दिया, इसका आंसर है ये ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो आपको ये बताना है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है। चलो आगे मिलते हैं फिर अगले प्रैक्टिस सेट में। कैसी लगी, कैसे क्वेश्चन लगे, क्या मज़ा आया, क्या कुछ समझ में आया, सब कुछ बताओ कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो। आगे मिलते हैं फिर, बाय, पढ़ते रहो।